एग्जाम जिस पर लाखों परिवारों की उम्मीदें टिकी हों और अचानक पता चले कि उसका सुरक्षा घेरा पूरी तरह से टूट चुका है। आज की इस चर्चा में हम भारत के इतिहास के सबसे बड़े परीक्षा घोटालों में से एक 2026 के नीट पेपर लीक की पूरी परतें खोलने वाले हैं। हम बिल्कुल आसान भाषा में और पूरी डिटेल के साथ समझेंगे कि ये सब आखिर हुआ कैसे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे फैक्ट्स पर आते हैं। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 2 मई 2026 से। केरल में एमबीबीएस कर रहे एक स्टूडेंट ने राजस्थान के सीकर में रहने वाले अपने पिता को व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा। और वो मैसेज क्या था? सीकर से मेरे दोस्त ने भेजे हैं, ये वही 300 सवाल है जो कल के एग्जाम में आने वाले हैं। सच मानिए, यही वो एक इकलौता व्हाट्सएप मैसेज था जिसने इस इतने बड़े स्कैम की पोल खोल कर रख दी। अब जरा इस नंबर को देखिए, 22 लाख। नीट कोई आम एग्जाम नहीं है। ये एक ऐसा गेटवे है जो 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का भविष्य तय करता है। ये वो लोग हैं जो आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे, जिनके हाथों में लोगों की जिंदगियां होंगी। इतने बड़े और इतने अहम एग्जाम पर सवालिया निशान लगना पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। शुरुआत में तो सबको लगा, अरे ये तो बस हर साल की तरह कोई अफवाह होगी। लेकिन जब उस स्टूडेंट के पिता ने एक लोकल कोचिंग टीचर के साथ बैठकर उन सवालों को असली पेपर से मैच किया, तो होश उड़ा देने वाला सच सामने आया। 90 में से 90 बायोलॉजी के सवाल और 45 के 45 केमिस्ट्री के सवाल बिल्कुल डिट्टो मैच कर रहे थे। एक कॉमा या फुल स्टॉप भी अलग नहीं था। कुल मिलाकर 180 में से 135 सवाल लीक हुए पेपर में हूबहू मौजूद थे। तो ये पेपर लीक होके पहुंचा कैसे? आइए एक जासूस की तरह थोड़ा पीछे चलते हैं और इस पूरे पेपर ट्रेल को ट्रेस करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये कोई इत्तेफाक या छोटी-मोटी लोकल चोरी नहीं थी। ये एक बहुत ही सॉलिड, वेल प्लान्ड नेटवर्क था। इसका सफर शुरू होता है महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से। फिर ये पेपर पहुंचता है गुड़गांव, वहां से राजस्थान के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास और आखिर में सीकर के एजेंट्स के हाथों में। नासिक वाला ऑपरेशन तो एकदम हाईटेक था। किसी को शक ना हो इसलिए नॉर्मल फोन के कैमरे की बजाय हाई डेफिनेशन पोर्टेबल स्कैनर्स का इस्तेमाल किया गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, डेटा भेजने के लिए इस गैंग ने अपना खुद का एक शैडो सर्वर बना रखा था। मतलब एक ऐसा सीक्रेट नेटवर्क जिसे पुलिस या साइबर सेल आसानी से ट्रैक ही न कर सके। और आपको पता है ये पहली फिजिकल कॉपी कितने में बिकी? सिर्फ 1 लाख रुपए में। इसके बाद एंट्री होती है गुड़गांव की, जहां सबसे बड़ी चालाकी रची गई। 15 लाख में खरीदी गई इस सॉफ्ट कॉपी को सीधे सीधे नहीं बेचा गया। अधिकारियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इसे एक गेस पेपर यानी अनुमानित सवालों का रूप दे दिया गया। असली 135 सवालों में से 120 को उठाया गया और उनमें बाहर के रैंडम सवाल मिलाकर 410 सवालों का एक पुलिंदा बना दिया गया, ताकि अगर कोई देखे भी तो उसे ये एक आम कोचिंग मटीरियल ही लगे। अब एग्जाम से ठीक पहले के दिनों की टाइमलाइन देखिए। 26 अप्रैल को ये गेस्ट पेपर 30 लाख में बेचा जाता है। 29 अप्रैल आते आते इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। एक ही एजेंट ने इसे 700 बच्चों को बेच डाला, कुछ को तो सिर्फ 500 रुपए में। और फाइनली 2 मई को ये उसी केरल वाले स्टूडेंट तक पहुंचता है जिसका मैसेज हमने शुरू में देखा था। ये तो हो गया पेपर का सफर। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे असली चेहरे किसके थे? रिपोर्ट्स में राजस्थान के 2 भाइयों मांगीलाल और दिनेश बीवाल का नाम प्रमुखता से सामने आया है, जिन्होंने 30 लाख में ये पेपर खरीदा था। जांच में कुछ बहुत ही अजीब संयोग मिले हैं। दावा है कि इन भाइयों को एग्जाम से 1 महीने पहले ही लीक का पता था। और सबसे बड़ा इत्तेफाक देखिए, पिछले ही साल इनके परिवार के 4 लोगों ने नीट का एग्जाम क्लियर किया था। अगर हम पब्लिक रिकॉर्ड्स और शहर में लगे होर्डिंग्स पर नजर डालें तो दिनेश बिवाल का संबंध एक राजनीतिक यूथ विंग से बताया गया है। उनकी तस्वीरें राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ भी होने का दावा किया गया है। यहाँ हमारा मकसद किसी पर कोई राजनीतिक इल्जाम लगाना नहीं है, बल्कि सिर्फ उन फैक्ट्स को सामने रखना है जो पहले से पब्लिक डोमेन में हैं, ताकि आप समझ सकें कि इस नेटवर्क की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। चलिए, जब ये सारे सबूत पुलिस और पब्लिक के सामने आने लगे तो हमारे सिस्टम ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? यहीं पर सबसे बड़ा विरोधाभास दिखता है। एक तरफ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए डंके की चोट पर कह रही थी कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, वो बस एक फेक पीडीएफ है। और दूसरी तरफ हमारे पास पुलिस द्वारा वेरीफाई किया हुआ वो कड़वा सच था, जहां 180 में से 135 सवाल एकदम मैच कर रहे थे। ये अपने आप में सिस्टम के फेलियर का बहुत बड़ा सबूत है।
और जो बात सच में सबसे ज्यादा निराश करती है ना, वो ये है कि ये सब हमने 2024 में भी देखा था। बिल्कुल यही कहानी थी। लीक के आरोप, बिना किसी लॉजिक के ग्रेस मार्क्स देना और 67 बच्चों का 720 में से 720 स्कोर करना। तब भी कमेटियां बनी, जांच हुई, लेकिन कोई भी ठोस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं हुआ। जवाबदेही के नाम पर शून्य। सिस्टम की इन कमियों और इन लंबी कानूनी लड़ाइयों के बीच सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? उन मासूम स्टूडेंट्स का। देखिए, जब कोई एग्जाम कैंसिल होकर दोबारा होता है तो वो सिर्फ कैलेंडर पर एक डेट बदलना नहीं होता। वो 22 लाख परिवारों की रातों की नींद होती है। वो बच्चों की खत्म हो चुकी सोशल लाइफ होती है। वो कोचिंग की महंगी फीस का बोझ होता है। फिर से उसी प्रेशर कुकर में बैठना एक भयानक मेंटल और इमोशनल टॉर्चर है। और इसीलिए जिंदगी में एक प्लान बी का होना आज के टाइम में बहुत बहुत जरूरी है। दुनिया सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनने पे खत्म नहीं होती। 100 करियर्स गाइड के डेटा को ही देख लीजिए। डेटा साइंस, सस्टेनेबिलिटी, कंटेंट क्रिएशन, स्पोर्ट्स एनालिटिक्स। आज ढेरों ऐसे विकल्प हैं जहां आप बेहतरीन सैलरी और शानदार ग्रोथ पा सकते हैं, वो भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। वो एक बहुत ही फेमस फिल्म का डायलॉग है ना, एक्सीलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये बात यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। एक सिंगल एग्जाम कभी भी आपकी लाइफ या आपके टैलेंट का आखिरी सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। अपनी असली काबिलियत और जुनून को पहचानना इन एग्जाम्स की रैट रेस से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब तक हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, जब तक जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय नहीं होती, तो क्या हम हर 2 साल में इसी दर्दनाक साइकिल को रिपीट करते रहेंगे? ये वो सवाल है जो हम सबको पूछना चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नई चर्चा के साथ।